दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आए जो कि आप में से कईयों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। मूवी का नाम है द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स और इस मूवी को डिटेल में समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए। तो आइए मूवी की शुरुआत करने से पहले हम इसमें यूज हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। दोस्तों, इस मूवी को समझना लगभग नामुमकिन है जब तक कि आपको पैरेलल यूनिवर्स की नॉलेज ना हो। तो आइए पहले हम ब्रीफ में पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को समझने से पहले आपको यूनिवर्स वर्ड को समझना होगा। यूनिवर्स वर्ड में यूनि का मतलब होता है एक, तो वहीं वर्स का मतलब होता है स्पेस। यानी कि हम हमेशा से यही मानते हैं कि ब्रह्मांड एक होता है और जितने भी तारे, ग्रह, क्वासर्स या गैलेक्सीज मौजूद हैं वो भी हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन बात अगर पैरेलल यूनिवर्स की जाए तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ब्रह्मांड एक नहीं होता, बल्कि इसके जैसे ही एक और ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट करता है। उदाहरण के लिए अगर आप अभी इस धरती पर हैं तो आप किसी दूसरे यूनिवर्स में भी इसी धरती पर होंगे, लेकिन हो सकता है कि वहाँ के हालात आपके अभी के हालात से काफी अलग हो, लेकिन आपका एक कॉपी वहाँ पर जरूर होगा। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स से हटकर एक मल्टीवर्स नाम की भी थ्योरी होती है जो कि ये बताती है कि हमारे यूनिवर्स की कई सारी मल्टीपल कॉपीज होंगी। यानी कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी जहाँ कहती है कि हमारे यूनिवर्स की सिर्फ एक कॉपी है, तो वहीं मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स के जैसा एक नहीं बल्कि कई सारे यूनिवर्सेस हैं और सारे यूनिवर्सेस में हमारे यूनिवर्स की सारी चीज़ों की एक परफेक्ट कॉपी होगी। दोस्तों, इस मूवी को समझने के लिए अब जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुने तो ही आप इस मूवी की एंडिंग को समझ पाओगे। तो दोस्तों, थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स में रहने वाला हमारा कॉपी हमारे आसपास भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशंस अलग होने की वजह से ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही उसे महसूस कर पाते हैं। आमतौर पर हमारी दुनिया फिजिकली 3 डायमेंशनल होती है और वैज्ञानिक टाइम को वर्चुअली चौथा डायमेंशन मानते हैं। वहीं ना जाने ऐसी कितनी दुनिया होंगी जहां पर टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन होगा, और अगर टाइम फिजिकल डायमेंशन वहां पर होगा तो वहां पर आसानी से टाइम ट्रेवल भी होता होगा। लेकिन अगर और दुनिया भी 3 डायमेंशनल हुई तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर हमारी पृथ्वी के ही जैसे स्मार्ट सिविलाइजेशन रहती होगी। हो सकता है कि उस पृथ्वी पर अभी भी डायनासोर होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पृथ्वी पर हमसे भी अधिक एडवांस सिविलाइजेशन रहती होगी, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में होने की वजह से ना तो हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब तक आपको पैरेलल यूनिवर्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब सीधे मूवी की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें हैमिल्टन और चार्ली नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि एक गैस स्टेशन में गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए रुके हुए हैं। तभी आसपास की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और हमें पता लगता है कि पूरी पृथ्वी अभी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि सारे पृथ्वी पर एनर्जी सोर्स खत्म हो चुके हैं। हैमिल्टन जब अपने पति से बात कर रही होती है तो हमें पता लगता है कि हैमिल्टन एक टीम के साथ कुछ दिनों के लिए स्पेस स्टेशन में जा रही है, जहां पर उन्हें एक शेपर्ड नाम के पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टार्ट करना है, जो कि पूरी दुनिया को इस एनर्जी क्राइसिस से बचाने की आखिरी उम्मीद है। और अगर वो पार्टिकल एक्सेलरेटर भी फेल हो जाता है तो फिर पृथ्वी हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाएगी। पूरी पृथ्वी को इस एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए सारे देश की स्पेस एजेंसीज एक साथ मिलकर क्लोवरफील्ड नामक एक स्पेस स्टेशन का निर्माण करते हैं और फिर वहीं पर शेपर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को बनाते हैं, जो कि अगर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया तो पूरी दुनिया के लिए एनर्जी सोर्स मिल जाएगा। लेकिन इसका टेस्ट स्पेस में ही करना जरूरी होता है, क्योंकि धरती पर अगर ये फेल हो गया तो फिर बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। अब इसके बाद हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां पर अब इन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर को टेस्ट करना है। हालांकि वो अब तक कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पार्टिकल एक्सेलरेटर स्टार्ट तो हो जा रहा है लेकिन ये उसे स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब मात्र 3 बार ही ये पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब पार्टिकल एक्सेलरेटर में बहुत कम फ्यूल बचा हुआ है। अब ये थोड़ा आराम करते हैं और टीवी पे एक साइंटिस्ट का ब्रॉडकास्ट देखने लगते हैं। वो साइंटिस्ट दरअसल इसी पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में बात कर रहा होता है
जिसमें वो बता रहा होता है कि अगर ये पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट हो गया तो सबसे बड़ा खतरा डायमेंशंस के क्लैश होने का है, क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली मशीन आज तक बनी नहीं है। यहाँ तक कि ये धरती पर बने पार्टिकल एक्सीलरेटर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर ये एकदम से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगा तो डायमेंशंस क्लैश हो सकते हैं और पैरेलल यूनिवर्स की सिविलाइजेशन या कोई खतरनाक जानवर हमारी इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। खैर, ये सारे क्रू इस साइंटिस्ट की बात को जरा भी सीरियस नहीं लेते और अपने काम पे लग जाते हैं। अब की बार जब ये क्रू दोबारा से पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट करते हैं तो अब की बार ये उसे स्टेबलाइज भी कर लेते हैं, जिससे ये पार्टिकल एक्सीलरेटर काम करने लगता है और इस बात से ये सारे क्रू मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये पार्टिकल एक्सीलरेटर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचे इससे पहले ये ओवरलोड हो जाता है और तभी क्लोवरफील्ड स्टेशन में एक जोर का धमाका हो जाता है, जिससे ये सारे क्रू मेंबर्स को नुकसान पहुंचता है और कुछ पल के लिए जीरो ग्रेविटी भी फील करते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब जब ये विंडो से बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से गायब हो चुकी है। इन्हें पहले लगता है कि शायद से इनका स्पेस स्टेशन सडन मूवमेंट की वजह से रोटेट कर गया हो, लेकिन जब ये स्पेस स्टेशन के सारे कैमरास ओपन करते हैं तो भी जाके इन्हें पृथ्वी नजर नहीं आती। ये देखे सारे पैनिक कर जाते हैं और इन्हें लगता है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट होने की वजह से उन्होंने धरती को तबाह कर दिया है। धमाके में स्पेस स्टेशन में आग भी लग जाती है, लेकिन ये किसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। सारा क्रू अब परेशान हो जाता है और काफी विचार करने के बाद इन्हें समझ आता है कि शायद से वो किसी दूसरे डायमेंशन में आ गए हैं। यानी कि जब इन्होंने पार्टिकल एक्सीलरेटर को स्टार्ट किया तो डायमेंशन अल्टर हो गए और ये अभी दूसरे डायमेंशन में है। स्पेस स्टेशन की रिपेयरिंग के दौरान इनको दीवार के पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है और जब ये उस मेटेलिक दीवार को खोलते हैं तो वहां पर एक लड़की होती है जिसकी बॉडी में स्पेस स्टेशन के इक्विपमेंट्स और वायर्स घुसी पड़ी हुई है। वो बुरी तरह इंजर्ड होती है, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि वो लड़की यहाँ पर आई कैसे और ना ही किसी ने आज से पहले उसे देखा है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो लड़की हैमिल्टन को जानती है और उसका नाम पुकारती है। यहाँ पर हैमिल्टन भी खुद शॉक हो जाती है क्योंकि वो भी इस लड़की को पहली बार देख रही है। खैर, ये सब उसे एक मेडिकल रूम में लाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मूवी जब आगे बढ़ती है तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है कि असल में ये सब कुछ डायमेंशंस के क्लैश होने की वजह से हो रहा है। यानी कि जब इन्होंने पार्टिकल एक्सीलरेटर को स्टार्ट किया तो डायमेंशंस क्लैश हो गए और किसी और दुनिया की जैनसन इनके स्पेसशिप में इनके वक्त में आ गई है। इसी बीच क्रू नोटिस करता है कि जो वॉर्म्स वो स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आए थे वो सब भी गायब हो चुके हैं और उनका जायरोस्कोप भी गायब हो चुका है, जिससे अब वो पृथ्वी का भी पता नहीं लगा सकते। साथ ही वॉलकॉम नाम के क्रू जब मिरर में देखता है तो पाता है कि उसकी आईबॉल मूव हो रही है और कुछ ही देर बाद उसकी खुद ब खुद मौत हो जाती है और जैसे ही वो मरता है उसके मुंह से वॉर्म्स कॉलोनी बाहर ब्रस्ट हो जाती है। यानी कि डायमेंशंस क्लैश होते वक्त वो वॉर्म्स उसके अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे, जिन वॉर्म्स को ये क्रू काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। जैनसन को जब होश आता है तो वो क्रू को बताती है कि उनकी पृथ्वी की ही तरह उसकी अपनी पृथ्वी पर भी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और उसकी पृथ्वी पर हैमिल्टन के बदले वो खुद इस मिशन पे आई है क्योंकि हैमिल्टन अपने बच्चों और पति के साथ वक्त बिताना चाहती थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए हम हमारी पृथ्वी को अर्थ 1 कहेंगे तो वहीं जैनसन की पृथ्वी को हम अर्थ 2 कहेंगे। जैनसन हैमिल्टन को उसके परिवार का वीडियो दिखाती है और ये देख अर्थ 1 की हैमिल्टन काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि अर्थ 1 की हैमिल्टन ने अपने गलती की वजह से अपने दोनों बच्चों को खो दिया था क्योंकि उसने मार्केट से खराब पावर जनरेटर खरीदा था जिससे उसके घर में आग लग गई थी और उसके बच्चे जलकर मारे गए थे। जैनसन बताती है कि अर्थ 2 में भी अर्थ 1 की ही तरह एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और अर्थ 1 की ही तरह एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए उन्होंने भी पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया था। लेकिन अर्थ 2 का पार्टिकल एक्सीलरेटर अर्थ 2 के समुद्र में क्रैश हो गया है और उनके क्रू में से सिर्फ वही बच पाई है। यहाँ पे न्यूज ब्रॉडकास्ट से पता चलता है कि अर्थ 2 पर बचे हुए एनर्जी सोर्स को हथियाने के लिए सारे देशों के बीच वर्ल्ड वॉर 3 होने की कगार पर है। यहाँ पर अर्थ 2 की हैमिल्टन और जैनसन काफी अच्छे दोस्त होते हैं और जब अर्थ 1 में पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट हुआ तो डायमेंशन अल्टर हो गए और अर्थ 1 का पार्टिकल एक्सीलरेटर अर्थ 2 में आ गया और जैनसन भी अर्थ 1 के स्पेस स्टेशन में आ गई। यही रीजन है कि जख्मी हालात में जैनसन ने हैमिल्टन का नाम पुकारा था क्योंकि उसे लगा कि ये उसकी दोस्त अर्थ 2 की हैमिल्टन है
अब अपने बच्चों की वीडियो फुटेजेस देखकर अर्थ वन की हैमिल्टन काफी इमोशनल हो जाती है और उसके मन में कहीं ना कहीं इसी दुनिया में रहने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके बच्चे और पति दोनों सेफ हैं। वो इमोशन में ये तक भूल जाती है कि यहाँ पर अर्थ 2 की हैमिल्टन भी है। वहीं हमें अर्थ 1 की पृथ्वी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब बर्बादी के हालात बन चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर ये कर रहा है। खैर, माइकल एक बच्ची को रेस्क्यू करता है और उसके साथ सेफ अंडरग्राउंड बंकर में चले जाता है। इधर जब जैनसन पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है तो वो बताती है कि अर्थ 2 के पार्टिकल एक्सीलरेटर के फेल होने का कारण और कोई नहीं बल्कि स्मिट्स था, क्योंकि वो जर्मन सरकार का एक स्पाई था जिसका मकसद शुरू से ही इस मिशन को बर्बाद करना था। अब जब ये सब क्रू ये बात सुनता है तो वो इस वाले यानी कि अर्थ 1 वाले स्मिट्स पर शक करने लगते हैं और ये सब उसे एक सेपरेट रूम में बंद कर देते हैं। जबकि अर्थ 1 का स्मिट्स एक अच्छा इंसान होता है और उसका मिशन के फेल और बर्बाद करने के पीछे दूर दूर तक कोई मकसद नहीं होता। खैर, इसके बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जब चाइना की भेजे एस्ट्रोनॉट्स के रूम में पानी भर जाता है और हैच के खुलने से उसकी पानी में ही जमकर मौत हो जाती है। वहीं मंडी का हाथ एक मेटेलिक दीवार अपने अंदर खींच लेती है और मंडी का हाथ उससे कटकर अलग हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली ना तो मंडी के हाथ से खून बहता है और ना ही उसे जरा सा भी दर्द होता है। साथ ही स्मिट्स के रूम का लॉक भी खुद ब खुद खुल जाता है। स्मिट्स जब बाहर आता है तो जो वो देखता है वो देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बाकी क्रूज को भी यहाँ पर बुलाता है और ये देखते हैं कि मंडी का कटा हुआ हाथ खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह मूव कर रहा है। ये सारे किसी तरह उसे एक बॉक्स में कैप्चर कर लेते हैं और वो हाथ लिखकर इन्हें बताता है कि उनका खोया हुआ जायरोस्कोप वॉलकोप के पेट में है। ये जब वॉलकोप का पेट काटते हैं तो इन्हें जायरोस्कोप वहाँ पर मिल जाता है, जिसके जरिए ये दोबारा से अर्थ 1 को लोकेट कर लेते हैं। अब जहाँ सारा क्रू दोबारा से वापस अपनी पृथ्वी पर जाना चाहता है तो वहीं हैमिल्टन इसी अर्थ 2 में रहकर इस वाली हैमिल्टन के बच्चों को बचाना चाहती है, क्योंकि इसके बच्चे भी आगे जाकर खराब पावर जनरेटर से लगने वाली आग की चपेट में आकर मारे जाएंगे। मंडी जब स्पेस स्टेशन में आई खराबी को ठीक कर रहा होता है तो अचानक उसके केबिन में मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है, जो कि इतनी तेज होती है कि इसमें मंडी की मौत हो जाती है। साथ ही साथ स्पेस स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचता है और स्पेस स्टेशन को फिर से स्टेबल करने के लिए एक क्रू स्पेस स्टेशन के एक पार्ट को अलग कर खुद को भी सैक्रिफाइस कर लेता है। अब ये सारा क्रू डिसाइड करता है कि वो जैनसन को पार्टिकल एक्सीलरेटर की टेक्नोलॉजी देके वो सब वापस अपने डायमेंशन अपनी अर्थ में चले जाएंगे। लेकिन अब जैनसन का कुछ अलग ही प्लान होता है और उसे लगता है कि अगर उसे पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाने का तरीका भी मिल जाए तो भी उसे बनाने में उन्हें कई साल लगेंगे, तो क्यों ना वो यहाँ के सारे क्रू को मारकर इस स्पेस स्टेशन को हत्या ले। लेकिन हैमिल्टन उसके प्लान्स के खिलाफ हो जाती है और उसे ही मार देती है। अब जैनसन के मरने के बाद पार्टिकल एक्सीलरेटर को स्टार्ट करने से पहले हैमिल्टन इस वाली अर्थ की हैमिल्टन को मैसेज भेजती है कि वो उस फॉल्टी पावर जनरेटर को अपने घर से हटा ले, जिसके बाद स्मिट्स और हैमिल्टन दोबारा से पार्टिकल एक्सीलरेटर को स्टार्ट करते हैं और फिर से डायमेंशन क्लैश हो जाते हैं और अब ये देखते हैं कि उनकी पृथ्वी उनके सामने आ चुकी है। ये देख के दोनों काफी खुश होते हैं और अब उनकी कंट्रोल सेंटर से भी बात होने लगती है, लेकिन कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ जाती है और स्मिट्स और हैमिल्टन एक पॉड में धरती के लिए निकल जाते हैं। इस तरह अब इनका पार्टिकल एक्सीलरेटर बन के तैयार हो जाता है और वो अच्छे से काम भी कर रहा है। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि हैमिल्टन का पति माइकल कंट्रोल सिस्टम में बात करता है और उन्हें डांट लगाता है कि उन्होंने हैमिल्टन को पृथ्वी पर आने से क्यों नहीं रोका। अब यहाँ पर हम कुछ समझ पाते कि तभी हमें एक विशालकाय जानवर दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी हिंसक लगता है और इसका कद बादलों से भी बड़ा होता है और यही वो जानवर है जो कि धरती पर तबाही मचा चुका है और अब धरती लगभग विनाश के कगार पे आ गई है। लेकिन ये भयानक जानवर हमारी अर्थ पे आया कैसे? तो इसका जवाब है कि ये भी पार्टिकल एक्सीलरेटर के स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर आया। यानी कि जब डायमेंशंस अल्टर हो गए तो पैरेलल वर्ल्ड की किसी खतरनाक पृथ्वी का ये भयानक जानवर हमारी इस धरती पे लैंड हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जैनसन इनके स्पेसशिप में आ गई थी। और इसके बाद इसी भयानक जानवर को दिखाते हुए इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको इस मूवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो पार्टिकल एक्सीलरेटर इस मूवी में दिखाया गया है वो असल में रियल लाइफ के हैड्रोन कोलाइडर से इंस्पायर्ड है, जिससे कि हमने गॉड पार्टिकल या कहे कि हिग्स बोसोन को पहली बार डिटेक्ट किया था।